नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और आप मेरे साथ वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज फिर एक बार बात होगी महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र पर देश भर की नजर है और आखिरकार क्यों ना हो, एक बड़ा राज्य और वहां हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। आज चुनाव प्रचार 5 बजे थम गया है और 2 दिन बाद 20 नवंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। देश भर की नजर टिकी हुई है कि यहाँ महाविकास अघाड़ी और महायुति में जो लड़ाई चल रही है वो आखिरकार किसके पाले में जाने वाली है। वैसे जो पाला जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाला खेमा थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, यानी महायुति थोड़ी सी मजबूत दिख रही है। लेकिन उसके बाद एक सर्वे आता है और कहीं ना कहीं पिछले 4-5 दिन से थोड़ा-सा माहौल भी बदला है और उसके बाद महाविकास अघाड़ी भी एक मजबूत दावा पेश कर रही है। सबसे पहले एक छोटी-सी रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ मिलकर आकलन करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में कौन बाजी मारने जा रहा है, युति या अघाड़ी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद अब मतदान का समय आ गया है। चुनाव का जो माहौल है वो यही दिखा रहा है कि यूटी को बहुमत मिल सकता है। लेकिन इस बीच लोकपोल की ओर से किए गए सर्वेक्षण की भविष्यवाणियां भी सामने आ गई है। लोकपोल ने भविष्यवाणी की है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। सर्वे में महाविकास अघाड़ी को 151 से 162 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं लोकपोल सर्वे के मुताबिक महायुति 115 से 128 सीटें जीतेगी। इसलिए महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की प्रबल संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी को मिले वोटों में कोई खास अंतर नहीं आया था, लेकिन विधानसभा में अलग तस्वीर देखने की उम्मीद जगी है। महायुति को 37 से 40% वोट मिलने की संभावना है, जबकि अघाड़ी को 43 से 46% वोट मिल सकते हैं और इसलिए महाराष्ट्र में युति के पक्ष में लग रहा एक तरफा चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। यहाँ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का खेमा कामयाब होगा या किसी भी हाल में महायुति महाराष्ट्र पर अपना दबदबा कायम रखने में सफल हो जाएगी। सवाल कई है जिसके जवाब के लिए 23 नवंबर का इंतजार करना ही होगा। चलिए, रिपोर्ट तो हमने देख ली जो कहीं ना कहीं 50-50 का माजरा दिखा रही है, लेकिन बेज वहां पर माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है, उस पर चर्चा होगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नीलेश सोलंकी जी जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से पारस जोशी जुड़े हैं। पारस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजकोट से सीनियर जर्नलिस्ट जगदीश मेहता जुड़े हैं। मेहता सर, स्वागत है आपका भी। नमस्कार, नमस्कार। चलिए, केंद्र में सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की और महाराष्ट्र में भी महायुति ही फिलहाल राज कर रही है। ऐसे में सबसे पहला मौका जो है वो वाकई में नीलेश जी को मिलेगा। नीलेश सोलंकी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नीलेश जी, क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है? आज चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है और अब 2 दिन में महाराष्ट्र वोट करने जा रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, जैसे 22 या 23 तारीख को इलेक्शन की काउंटिंग वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति ने बहुत ही अच्छा काम किया है माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी की सरकार में और देवेंद्र जी के डेप्यूटी सीएम और अजित पवार दादा भी जुड़े थे बीच में। तो तीनों ने मिलकर जो महाविकास अघाड़ी को जो चैलेंज किया और एकजुट होने पर मजबूर किया। महाराष्ट्र में आप देखिए कि अटल सेतु, वहां पे जितने काम रुके थे, जितने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम रुके थे, वो महायुति की सरकार ने आगे बढ़ाए हैं। और वहां पे आप देखिए कि अभी धीरे धीरे हर एक मीडिया, नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो या वहां की लोकल मीडिया हो, वहां पे पूरी भारतीय जनता पार्टी महायुति की गणना होती है। अच्छे कैंडिडेट वहां पे रखे गए हैं और महा विकास अघाड़ी को एक चैलेंज होगा और उनको मालूम ही पड़ गया है कि जैसे उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो वाणी विलास कर रहे हैं, वहां पे अभी मालूम पड़ रहा है कि धीरे धीरे अभी ईवीएम आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन आ जाएगा, वहां पे थोड़े थोड़े अभी नए पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी को पहले भी बहुमत मिला था। हालांकि उस टाइम पे शिवसेना ने अपना पल्ला झाड़ दिया था और वो कांग्रेस के साथ गए थे। बाला साहेब के एक निवेदन में पूरा इतिहास है
कि जब मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी, कि कांग्रेस के साथ मुझे गठबंधन करना पड़ेगा, तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन हम्म। पता नहीं उनकी विचारधारा को क्या हुआ, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना हो, हमारी जो महायुति की जो विचारधारा है वो सेम है। भले विचारधारा के साथ में शायद अजीत पवार जी के भी थोड़े आए हैं कंक्लूजन कि भी थोड़े वहां पे कैंडिडेट को भी थोड़ा हमको नहीं पसंद आता वो रखे। फिर भी महायुति का मुख्यमंत्री चयन हम्म। किया जाएगा। वहां की जनता के जो काम अटके हुए हैं, पूरे भारत में आप देखते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई पूरे एक इकोनॉमिकल कैपिटल अपने काउंटिंग किया जाता है। फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सीएम हो या एकनाथ शिंदे के जी के गुट के सीएम हो, महायुति के सीएम पद के मुख्यमंत्री वहां पे शपथ लेंगे। और वहां पे जितने भी प्रचार प्रसार देखिए कि बहुत ही अच्छा हो रहा कि वहां पे वाणी विलास हुआ, वहां पे अच्छा प्रचार हुआ, हर एक पार्टी ने अच्छा वहां पे प्रचार किया है। हमारे गुजरात से भी काफी सारे लोग गए हैं वहां पे प्रचार में जुड़ने के लिए। तो वहां की जनता भी एक अच्छे रूप से महायुति की सरकार में वो वोट करेंगे। जी, मयूरी का। सर, आपने बात उठाई कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा, तो उसी विचारधारा के साथ शिंदे को भी आपने जोड़ा और शिंदे भी वहां से आए, यानी महाराष्ट्र में तो कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता क्या तय करेगी उस पर नजर बनी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से पारस जी जुड़े हुए हैं। पारस जी, क्या मानना है आपका, महायुति या महाविकास अघाड़ी? जी मयूरिका मैडम, ये सर्टेनली है कि महाविकास अघाड़ी जो है उसको जन समर्थन ज्यादा है। आप काफी दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरह से जन समर्थन और जन सैलाब जो राहुल गांधी जी की सभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा में और दूसरे जो हमारे उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी की जो सभाएं रैलियां होती है उसमें जैसे जन सैलाब ने समर्थन दिया है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से जैसे शिवसेना और कांग्रेस की और शरद पवार जी की जो हमारी सरकार चल रही थी, उनको किस तरह से खरीद फरोख्त करके भाजपा ने जो है कि ये जो पूरा मामला है अपनी तरफ किया और सरकार को गिराया। तो ये सब चीजें हैं कि वहां के लोगों के दिमाग के अंदर अभी भी चल रही है। और उसके साथ साथ में देखिए कि हम लोग अभी जो इलेक्शन में आ रहे हैं उसके अंदर जो मेन जो मुख्य जो पॉइंट्स है उनको हम लेके आ रहे हैं कि जिस तरह से हमने हमारे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आप देखेंगे, तो जिस तरह से अभी पिछले काफी टाइम से जो सरकार चल रही है, भाजपा की युति की जो सरकार चल रही है, उसमें जो गरीब और जो इकोनॉमिक क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, वो जिस तरह से हैरान परेशान हो चुका है, तो उनको बाहर निकालने के लिए हमारे जो कांग्रेस और हमारी महाविकास अघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है वो आप ध्यान से देखेंगे तो लोगों का काफी जन समर्थन लोगों का मिला है। जिस तरह से हमने ऐलान किया है कि हर महिला को हर महीने 3,000 रुपए का जो है वो मुआवजा मिलेगा। उसके साथ साथ में पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी उनको ट्रैवल करना हो तो कोई भी उनको टिकट नहीं लगेगी। इसके साथ साथ में अगर बेरोजगार जो युवा जो है पूरे महाराष्ट्र में, तो उनको हर माह 4,000 रुपए का जो मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ साथ में आप देखिएगा कि वहां के जो खेडूत है, जो फार्मर्स है, उनको 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने की बात हुई है। हम उनको जो अपने जो घरेलू गैस है उनको भी हमने सब्सिडी दे के उनको बोला है कि हम लोग वो घरेलू गैस भी आपको 450 से 500 रुपए के अंदर देंगे। इस तरह से हमने जो कमिटमेंट किए हुए हैं और ये कमिटमेंट जो है हम लोग वहां के जो गरीब और मध्यम वर्ग को साथ में रख के किए हुए हैं। तो और उसके साथ साथ में हमने उनको ये भी आश्वासन दिया है कि हम वहां पे सत्ता में आएंगे तो वहां पे जातिगत जनगणना भी होगी। इसके साथ साथ में पुरानी पेंशन योजना भी हम लोग अमल में रखेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं जो जनता को स्पर्शते हैं, जो आम जनता है उसको ये जो सब मुद्दे है वो पूरे दिन, अगर सुबह में 8 बजे से लेके आप मुंबई की लाइफलाइन देखेंगे तो वहां पे जो बंदा है वो सुबह में 7 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक कमाने में ही लगा रहता है। उसकी पूरा जीवन जो है दौड़-धाम से भरा हुआ होता है। तो उसको हम लोग एक तसल्ली देते हैं कि भाई आप जो हमारी जो सरकार लाएंगे महाविकास अघाड़ी की,
तो आपका जो है ग्रोथ होगा, फाइनेंशियली ग्रोथ होगा, सोशली ग्रोथ होगा, और इसके साथ साथ में आपका परिवार को हम लोग 25 लाख तक का आरोग्य बीमा वो है वो हम फ्री देंगे। इसके साथ साथ में कहीं भी हमने जो हमारी जो 5 मुख्य जो गारंटी योजना है वो या जो इकोनॉमिक क्लास और गरीब मध्यम वर्ग के पास लाई हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने वहां के जो अवजोपति उद्योगपति है उनके हाथ में जो अभी की जो कठपुतली सरकार है उसके सामने हमने नाचने लगे, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि अभी धारावी की जो जमीन है बराबर है वो अदानी को दे के बाद में अदानी को देने के बाद अभी वहां के जो आम लोग हैं उनको भी ये आक्रोश है कि भाई कहाँ हमको रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो सिर्फ वो कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र के अंदर, तो वो सिर्फ जो लोग ज्यादा पैसे वाले हैं, अबजोपति है, करोड़पति है, उनकी लाइफस्टाइल को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, ना कि गरीब और मध्यम वर्ग जो है उसको जो है वो आगे लाने के लिए कर रहे हैं। तो परफेक्टली। और दूसरा देखिए कि जो वाणी विलास खुद अपने माननीय वड़ा प्रधान श्री ने वहां पे जन सैलाब में किया था जनसभा में कि कटेंगे तो बटेंगे, तो इसके सामने इन्होंने ये जो सूत्र दिया था तो उसके सामने अजित पवार जी, एकनाथ शिंदे जी ने भी उन्होंने नाराजगी जताई थी कि भाई ये जो आप सूत्र दे रहे हो तो इसके साथ हमारा समर्थन नहीं है, क्योंकि हम लोग लघुमती को और माइनॉरिटी को भी साथ में लेके चलते हैं। तो इन इसके मुद्दों बाद में दूसरे दिन उनको ये अपना स्लोगन जो है वो चेंज करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि भाई इनके अंदर ही कितनी फाट फूट है। चलिए इन मुद्दों पर हम फिर से बात जरूर करेंगे। और जब भी कोई सरकार, जब भी चुनाव आता है तब हर राजनीतिक दल कहता है हम ये करेंगे हम वो करेंगे। आपकी भी बहुत वक्त तक सरकार रही महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी की भी फिलहाल सरकार है, लेकिन फिर भी हर चुनाव में कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है कि इस बार हम ये देंगे, इस बार हम ये देंगे। ये थोड़ा सा समझ से परे है। और मुद्दे क्या है महाराष्ट्र के, उस पर मैं आप दोनों प्रवक्ताओं से चर्चा करूंगी। और अब आप दोनों की है और पत्रकार के रूप में जगदीश मेहता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात कर दी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात कर दी, आप क्या मानते हैं किसका पलड़ा वहां भारी चल रहा है? देखिए बहन जी, ये दोनों पक्ष के प्रवक्ताओं ने जो बात की वो तो रेवड़ीबाजी वाली बात है। लोगों को अभी आजादी के 75 इयर्स होने को जा रहा है, यानी हो गए हैं, समझिए उसको हम कहते हैं उसको अमृत काल। अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, फिर भी हमें किसी को 2000 देना है, किसी को 5000 देना है, किसी को मुफ्त आ जाता है। जी जी, ये सब जो मुफ्त की रेवड़ीबाजी देने की बात करें, ये बहुत पुरानी सोच भी है। और ये रेवड़ीबाजी है तो ये मेरे जेब से निकल कर आपको जेब में देना है, बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई पार्टी के पास अपने पास कोई भंडोल तो होता नहीं है, तो है ही सब टैक्स पेयर्स का पैसा। तो ये खैर फिर भी अपने अपने हिसाब से वो लोग कहते हैं, खैर उनका अधिकार है। लेकिन मैं ये कहता हूँ 1960 में जब से महाराष्ट्र का गठन हुआ तब से लेकर के आज तक का राजकीय इतिहास अगर देखेंगे आप, तो इसके पहले ये जो चुनाव आ रहा है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा चुनाव कभी नहीं आया जिसमें वोटर्स हो कंफ्यूजन में हो कि क्या किया जाए। बिल्कुल कंफ्यूजन में है। ये रेवड़ीबाजी की असर किसी को नहीं है, वो भूल जाइए कि 2005 वो खैर लोग स्वीकारते हैं, बात सुन लेते हैं, लेकिन इसके हिसाब से वोट नहीं देते हैं। 3-4 मुद्दे हैं जो अभी सबसे ज्यादा वहां पे हाईलाइट होने को जा रहा है, लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। एक सबसे पहला सबसे बड़ा मुद्दा जो हो, वो सही बात है, हिंदुत्व वाली बात बाला साहब ठाकरे की, क्योंकि वहां बाला साहब ठाकरे थे। हिंदुत्व वैसे तो पूरे देश में चलाई थी, लोकसभा के चुनाव में भी पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी नहीं चली, राजस्थान में भी नहीं चली, और महाराष्ट्र में भी बहुत कम चली। तो ये बात नहीं कर रहा हूं कि वो लोकसभा में चली, लेकिन यहाँ इसलिए चलने चाहिए, या तो चलेगी शायद, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे के वो उनका जो होम स्टेट जिसको माना जाता है वो है। सबसे पहली बात तो वो हो। दूसरी बात है कि ये जो भी बात चल रही है कटेंगे तो बटेंगे वाली, वो उन्हीं की ही एक रणनीति का भाग है। पूरे देश में अभी क्या है जी बहन जी, ऐसा है पूरे देश में अभी एक वैचारिक वॉर चल रही है।
वैचारिक रोल। ये जो 2-5 हजार रुपया इधर उधर की बात में, मुफ्त में आप बिजली दो, पानी दो, खैर वो उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोगों में अभी एक परसेप्शन हो गया है कि अगर सर सलामत तो पगड़ियां बहुत, यानी अगर हम जिंदा रहेंगे तो सब कुछ होता जा रहेगा। इसलिए अभी सबसे ज्यादा वहां पे जो मन मुटाव से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है वो है वैचारिक आंदोलन। जी। आप देखिए मराठावाड़ जो है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये वैचारिक कैसा आंदोलन चल रहा है। मराठावाड़ है वो 30-32% है मराठी लोगों का, वहां मराठी लोग ज्यादा है, 30-32% है। और मनोज जरांगे उसने जो बात की है कि हमें मिलना चाहिए रिजर्वेशन, और वो बहुत सारा वहां पे आंदोलन वगैरह कर रहे हैं और हिट भी तो गए हैं। दूसरी जगह है लघुमती वाले लोग हैं जो 11 से 12% लोग हैं, और महायुति वाले ने, यानी अभी जो शिंदे और फडणवीस की सरकार है, उन्होंने नहीं चाहते हुए भी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब जो है नीलेश भाई ने, उन्होंने सही बात कही है कि वो कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं वो नहीं चाहते थे, फिर भी उनको टिकट दिया, वो अजित पवार ने उन्होंने दी। जो जेल से बाहर निकले हैं उन्हीं मुस्लिम जो उम्मीदवार है उनको टिकट दी, इसके बारे में वो बात कर रहे थे। तो मैं कह रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र में, बम्बई में गुजराती वर्सेस ऑल जैसे है, मराठावाड़ में मराठी लोगों का है, बाकी की जगह पे जहां पे वो लघुमती लोगों की बात चल रही है। तो ये जो वैचारिक युद्ध है, और दूसरे कि सभी जो दल अभी मैदान में है, मैदान में जो लोग हैं उन्हें वो उसके सबके बीच में भी तो समन्वय नहीं है। अभी आफ्टर इलेक्शन फडणवीस बनेंगे सीएम या शिंदे साहब बनेंगे, पता नहीं, अजित पवार का क्या होगा राम जाने। फिर अगर महाआघाड़ी जीतती है तो भाई उद्धव ठाकरे जी बनेंगे, या राहुल गांधी किसी और को चुनेंगे, या शरद पवार कोई और ये ट्रम्प कार्ड निकालेंगे, वो भी अलग बात है। और अगर ये अभी का सर्वेक्षण भी तो बता रहा है कि 50-50 वाला मामला चल रहा है, इसका मतलब ये कि जो 25 जैसे लोग, जैसी अलग अलग जो इंडिविजुअल लोग खड़े हैं, उनकी भूमिका सबसे ज्यादा अहम होने वाली है। क्योंकि 288 बैठक जो है उसमें से 145 अगर जो जीतेंगे गवर्नमेंट वही बनाएंगे। लेकिन अभी का जो सर्वे चल रहा है वो किसी को, वो ये दावा करे अलग बात है, लेकिन जो कॉमन यानी निष्पक्ष से जो लोग सर्वे कर रहे हैं उनका कहना है कि 50-50 वाला मामला है। यानी ये जो 6 पक्ष अभी नेशनल वाला जो चुनाव में खड़ा है, उनको अगर बाजू पे रखा जाए तो जो निष्पक्ष है, अपक्ष है या छोटे छोटे दल है, उनकी भूमिका सबसे अहम हो जाएगी। इसलिए यहाँ आफ्टर इलेक्शन बहुत बड़ी राजनीतिक तोड़जोड़बाजी चलेगी, उसके बाद में पता चलेगा। आज ये भले कहे वो पक्ष के प्रवक्ता के नाते उनको कहना भी तो चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगर देखिए हम नहीं जीतेंगे तो मैं हमारा ये जो हमारा होदा है वो मैं छोड़ दूंगा, ऐसी या राजनीति छोड़ दूंगा, इतनी जरूरत वो करेंगे नहीं। उसको सबको पता है कि अभी वोटर्स जो है, मतदार जो है, वो कंफ्यूज है कि अगर हम जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि वोटर्स जो मतदार है उनके दिमाग में बहन जी क्या है अभी मयूर अखिल जी, कि वो लोग सोचते हैं कि मैंने सूरज तुझे पूजा नहीं लेकिन समझा तो है, मैंने सूरज तुझे पूजा नहीं लेकिन समझा तो है, मेरे हिस्से में भी थोड़ी धूप तो आनी चाहिए, और मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू को छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू को छलका दिया। एक समुंदर कह रहा था कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो ऐसा ये बात है मतदारों की बहन जी। महाराष्ट्र में फिलहाल ऐसा ही माहौल है। अभी अभी मैं ये शो शुरू करने से पहले द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें वोटर्स खुद कह रहे थे महायुति या महाविकास अघाड़ी, अच्छा महायुति में कौन है, अच्छा महाविकास अघाड़ी में कौन है। लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार युति, और क्योंकि दोनों दलों में कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना तो दिखाई पड़ ही रहे हैं, जो फर्क है वो भाजपा और कांग्रेस का है। तो इसलिए लोग भी बड़े कंफ्यूज हैं कि आखिरकार वोट किसे दिया जाए। कोई शरद पवार को चाहता है तो वही
व्यक्ति अजीत पवार को भी चाहते हैं, जो उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं वो शिंदे को भी। कंफ्यूजन बहुत बड़ा हुआ है और इसीलिए 20 नवंबर को जब वोट डलेंगे और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे, तब पूरी दुनिया महाराष्ट्र की जो सियासत है देखेगी। सिर्फ 5 साल पहले नहीं, ये 5 साल में यहाँ 3 सीएम बदल गए हैं, इसलिए सियासत पर सबकी नजर भी है। लेकिन महाराष्ट्र के मुद्दे क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहले ही बटेंगे तो कटेंगे नारा दे दिया और बाद में लगा कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ साबित हो रहा है, हिंदुत्व के ऊपर जा रहा है। और ऐसे में फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत के नेताओं ने इस स्लोगन में थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया। अजीत पवार या शिंदे दोनों ने ही इस सेंटेंस को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है। अजीत पवार ने तो डिनाई भी किया है और शिंदे लाडली बहरा पर ही चलते रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जब हमारे साथ मौजूद है, कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महाराष्ट्र में? नीलेश जी ये बताएं, और क्यों महाराष्ट्र की जनता आपको क्यों वोट करे, ये बताएं किन मुद्दों पर? क्योंकि वहां मुद्दे हैं वो तो बहुत अलग है, उन मुद्दों को तो इस चुनाव में उठाया ही नहीं गया है। जी, सही बात है कि जैसे मुंबई आतंकवाद से बहुत समय तक वहाँ पे उसने दर्द झेला है कि वहाँ पे जब इनकी सरकार थी, तब वहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि इनकी 2.5 साल की सरकार थी, तब बाला साहेब ठाकरे का जो एक सपना था, उनकी मांग थी कि भाई औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस के दबाव में ये लोग काम कर रहे थे। अब बाला साहब की वो पार्टी, वो विचारधारा रही नहीं उनके साथ जुड़ने से। जैसे कि हमारी विकास का क्या मतलब है? नागरिकों को क्या मतलब है सर? नागरिकों को ये मतलब है विदर्भ में किसानों के प्रश्न है, वहां रोजगारी का प्रश्न है, वहां का व्यक्ति डे टू डे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, ये प्रश्न है। उसके लिए अच्छी ट्रेन होने चाहिए, अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। ये शहर का नाम बदलने से कौन से नागरिक का फायदा हो जाने वाला है? ये तो सिर्फ पॉलिटिकल फायदा है सर। जी, जी, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जैसे अटल सेतु वहाँ पे बना, अब जहाँ पे नवी मुंबई, मुंबई से नवी मुंबई जाने में 2.25 घंटा लगता था, आज 25 से 30 मिनट में वहाँ पे बाई रोड जाता है। तो वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा है। आप देखिए कि मथुरा पूना हाईवे हो, महाराष्ट्र से दूसरे अलग जगह हाईवे हो, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है, ये भ्रष्टाचारी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दूसरी बोलता हूँ कि हमारी जो संकल्प है, हमारे जो संकल्प में जी आने के बाद शुरू हुआ पूरा प्रोजेक्ट, आपके हाथ में ही था कि पहले से शुरू था? कोई भी प्रोजेक्ट ये 5 साल इनकी था। जी, हमारे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो शिलान्यास करते हैं हमारी सरकार में, हमको आशीर्वाद है कि जहाँ शिलान्यास होता है वहीं उद्घाटन करते हैं। इनके इनके समय में राजीव गांधी थे, इनके समय में इंदिरा गांधी थे, इनके समय में राहुल गांधी जी थे, कुछ नहीं कर पाए। आप देखिए कि जो काम प्रजा के लिए होना चाहिए, मैं आपको मैनिफेस्टो में आपको बोलूं कि लाडली बहन में हम लोगों ने 2100 देने का हमने कमिटमेंट दिया है। वो कमिटमेंट ऐसे नहीं है, हम लोग जो काम करते हैं उस पे ही हम लोग चुनाव करते हैं, हम लोग इसीलिए इलेक्शन में जाते हैं। हमने जो काम किया हुआ है उस पे वोट मांग रहे हैं। अब देखिए कि जैसे बाला साहेब ठाकरे की कितने भी वे ऐसे मांग थी, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि इनका प्रेशर था वहां पे महाविकास आघाड़ी में कि कांग्रेस और वहां पे बाला साहेब ठाकरे की पुरानी पार्टी जो एक विचारधारा से आप समझ ही नहीं पाते कि कैसे मिल पाए। फिर भी उन्होंने कांग्रेस के बलबूते पे वहां पे सरकार बनाई और वहां पे आई, लेकिन वो कर कुछ नहीं कर पाए। उनकी पूरी विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे जी के जो ओरिजिनल शिवसेना है कि जिनके पास वहां की सरकार, वहां की जो कोर्ट है, वहां पे जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने सिंबॉलिक भी उन्होंने दिया है। अजीत दादा हमारे साथ जुड़े, अजीत दादा को भी वहां पे जो काम करना था वो काम किया। ठीक है कि एक दो कैंडिडेट ऐसे भी है कि हमको नहीं पसंद आए, लेकिन आज भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी खुले मंच पे बोलते हैं कि हाँ ये ऐसे 2-3 कैंडिडेट है जो बात नहीं बन पाए। हमारी विचारधारा है कि वहां पे शिवसेना के कैंडिडेट को प्रचार में हमको सपोर्ट करना है तो वही हम करेंगे। जो कैंडिडेट हमको पसंद नहीं है तो खुले मंच पे इनकी बोलने की ताकत है। दूसरी मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि वहां पे आप देखिए वाणी विलास की हमारी फाइना एमपी जी, हो रही है, ये भी ये खुले मंच से नाराजगी जाहिर हो रही है। शिंदे कुछ और कह रहे हैं, अजीत पवार कह रहे हैं कि नहीं बटेंगे कटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है। चलिए सर ये सारी बातें छोड़िए, सीएम का फेस क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ जब आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की महायुति सरकार बनाने जा रही है? आपके पास 3 बड़े बड़े नाम थे, अजीत पवार को आप ले सकते थे, आप शिंदे को ले सकते थे, फडणवीस को ले सकते थे,
क्यों सीएम का जो कोई भी कैंडिडेट है डिक्लेयर नहीं हुआ? ये सवाल के लिए मैं वापस आऊंगी आपके पास। पारस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस जी, मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया महाराष्ट्र में, ये आप मानेंगे? ना कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़े मुद्दे उठाए, ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़े मुद्दे उठाए। मुद्दे और नागरिक पीछे छूट गए हैं, यहाँ सिर्फ राजनीतिक विल आगे आ रही है। पारस जी। जी मयूरिका मैडम, आप देखेंगे ना तो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने हमेशा जो मुद्दे उठाए ना, वो हमेशा जो है जो पब्लिक के जो मुद्दे वही उठाए। आपने मैनिफेस्टो हमारा देखा तो मैनिफेस्टो में हमने जो जो वचन दिए हुए हैं, तो वो आम जनता को जो स्पर्शते मुद्दे हैं, वो आम जनता की सुखाकारी के लिए मुद्दे हैं। हमने कभी हिंदू मुस्लिम या कटेंगे तो बटेंगे ऐसा लघुमती को दबाने का या जो माइनॉरिटी को दबाने का या जो मेजोरिटी उसको ऊपर लाने का ऐसा कभी भी महाविकास आघाड़ी ने किया ही नहीं है। आप देखोगे कि भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, तो अभी भी 6 महीने पहले जो 3 साल पहले हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति जो थी 40 या 50 फुट की जो मूर्ति थी वो लगाई थी, वो अभी 6 महीने पहले ध्वस्त हो गई। और इसके हिसाब से पूरे महाराष्ट्र की जनता का दिल आहत हुआ। तो 2 शब्द भी माफी के बोलने के लिए इनके पास शब्द नहीं थे, हाथ जोड़ने के लिए भी शब्द नहीं थे। तो ये कौन से मुंह से ये बात करते हैं कि जो महाराष्ट्र के जो सर्वे सर्वा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, जो पूजनीय है, बराबर है, तो उनकी जो मूर्ति है उसको भी अगर वो उनमें भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। आप देखो कि जो ये लोग जब महायुति बनी, इससे पहले खुद उनके जो देवेंद्र फडणवीस थे या अमित शाह जी थे या फिर अपने जो थे नरेंद्र मोदी साहब थे, उनके स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने बोला था कि अजीत पवार जी थे या एकनाथ शिंदे जी थे, उनके ऊपर इन्होंने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उन्होंने अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और आप देखिए अमित शाह जी ने तो एक रैली में कहा भी था कि मरते दम तक हम लोग एनसीपी के कोई भी नेता के साथ या दूसरे कोई नेता के साथ हम गठजोड़ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी है, हम अपने अकेले दम के ऊपर ही इलेक्शन लड़ेंगे, कोई भी भ्रष्टाचारी को हम साथ में नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने फिर उनको अजीत पवार जी को और एकनाथ शिंदे जी को अपने साथ में ले लिया। तो ये देखिए कि उनकी विचारधारा, ये विचारधारा की बात जब कर रहे हैं ये पार्टी महायुति जो सरकार है, जो विचारधारा की बात कर रही है, उनके ही आप यूट्यूब के ऊपर स्टेटमेंट देख लीजिए 1 साल पहले के या फिर 3 साल पहले के उनके ही नेताओं के स्टेटमेंट देख लीजिएगा। देवेंद्र फडणवीस जी भी वो मुख्य प्रधान बनना चाहते थे, लेकिन उनको साइड ट्रैक करके, उनके बड़े नेता को जिस तरह से साइड ट्रैक करके ये जो शंभू मेला है वो आगे ले जाने की बात हुई। बाकी हमारी महाविकास आघाड़ी जो है वो सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन वो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है आम जनता का जो है सुखाकारी के लिए चलती है। इसके लिए ही हम लोग माइनॉरिटी और मेजोरिटी को साथ में लेके चलते हैं और हमारा जो पूरा मैनिफेस्टो है इसी हिसाब से आगे चल रहा है। जी जी, नीलेश जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, छोटा सा जवाब दे दीजिए नीलेश जी, फिर मैं एक बड़े सवाल के साथ जगदीश भाई के पास चलूंगी। जी, महाविकास आघाड़ी अगर भ्रष्टाचार की बात ना करे, क्योंकि सचिन वाजे जी को किसने ऑर्डर दिया था 100 करोड़ की काउंटिंग करने या उगराणी करने के लिए? आज देखिए कि पूरा महाराष्ट्र उनके तौर तरीके से वाकिफ है। आप देखना कि 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे जी की सरकार हो या अजीत दादा की हो, महायुति की सरकार का सीएम बनेगा। और दूसरा मैं आपको बोलता हूँ कि सीएम हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, हमारे साथ जो वर्ता है, सीएम की जो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब सीएम बनेगा तब हमारे तीनों पार्टी एक सूचन के साथ बैठेंगे और विचारधारा के साथ वो सिलेक्ट होगा। जी चलिए उस वक्त तो फडणवीस ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी थी, इस बार फडणवीस कुर्बानी देते हैं कि नहीं, या कुर्बानी ली जाती नहीं, है? ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है मयूरिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि सीएम को डेप्यूटी सीएम भी वो अपने जो सरल तरीके से वो करते हैं। और आज तक आप देखिए कि जितना शासन किया एकनाथ शिंदे जी को कभी क्रॉस नहीं किया है। यही हमारी विचारधारा है। लेकिन नहीं, कांग्रेस को यह भी देखना मालूम नहीं पड़ता, इम्पोर्टेड माल बोल देते हैं, महिलाओं का अपमान कर देते हैं, तो इससे बचे। जी
सर आपके नेताओं के साथ क्या होता है ये पूरा देश देखता है। जगदीश जी एक बड़ा सवाल ले लेती हूँ और उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। क्या अजीत पवार बड़ा फैक्टर यहाँ साबित हो सकते हैं? क्या फिर से पाला बदल सकते हैं? क्योंकि अजीत पवार का शायद कोई ईमान धर्म हो ऐसा लगता नहीं है। अगर वो कुछ बड़ी सीट्स लाने में कामयाब होते हैं तो क्या पाला बदल सकते हैं? फिर से चाचा के पास जा सकते हैं? डेफिनेटली ये आशंका है, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही दाना डालना शुरू कर दिया है। और जिस प्रकार से अजित पवार ने नहीं चाहते हुए भी अपने युति वाले यानी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना, वो नहीं चाहते हुए भी किसी मुस्लिम को जब टिकट दिया, यही माना जाता है कि ये आने वाली यानी आफ्टर इलेक्शन अजीत दादा जो है महायुति के गठबंधन में रहने वाले नहीं है। उनको ये पता चल भी गया है, इसीलिए तो वो शरद पवार अपने चाचा के साथ मिलजुल करके या कुछ भी करके अपना जो है दल बदल करेंगे, ये निश्चित बात लग रही है। ये कंफर्म बात है, जैसे उसके ऊपर कोई डिबेट भी तो नहीं करनी चाहिए, इतनी कंफर्म बात है, समझ लीजिए। क्योंकि अभी जिसका रवैया जिस प्रकार से उनका हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने तो मैंने कहा ना अपनी शुरुआती रुझान में उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हुए भी अजीत दादा ने किसी को टिकट दिया। मतलब ये है, ये मन मुटाव जो है वो कभी मिलने वाली बात नहीं है। इसीलिए तो मैं सबसे पहले से कह रहा हूं ना कि ये जो पूरा चुनाव है उसमें वोटर्स यानी जो नागरिक है, मतदार है, वो कंफ्यूज है, नेता लोग और पार्टी वो भी कंफ्यूज है। जिसको ये सब लोग जो दुहाई देते हैं विचारधारा की, किसी को ये विचारधारा जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, फील्ड में नहीं है। क्योंकि किसी न किसी को किसी न किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है। देखिए सत्ता को अगर हासिल करनी है तो कोई परहेज नहीं है। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक का सभी का सबके सामने है, पूरे देश के सामने। तो ये भी विचारधारा वाली बातें तो अगर न भी करे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये लोग जानते नहीं है सर, हमें क्षमा कीजिए ये कहना पड़ता है कि अभी क्या होता है, नेता लोग या पार्टी या उनके रणनीतिकार या उनके थिंक टैंक, ये लोग को ये पता नहीं है कि अभी की नई जो जनरेशन हो रही है और जो पुरानी है लेकिन वो जागृत हो चुकी है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उनको जैसे कि आपने कहा ठीक उसी प्रकार उनको रोजी रोटी चाहिए, शांति सलामती चाहिए, बेहतरीन हेल्थ चाहिए, उच्चतम शिक्षा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, ताकि उनका और उनकी फ्यूचर्स का अच्छा हो। ये सभी जो विचारधारा वाली बातें इधर उधर से कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है कि जो बाला साहब ठाकरे जो कहते गए हैं कि अगर मुझे कांग्रेस को सपोर्ट करना होगा तो बेहतर है कि मैं मेरी दुकान बंद कर दूं, वो कहने वाले बाला साहब ठाकरे का दूसरा तो छोड़िए, अपना खुद का खून यानी उद्धव ठाकरे जी आज किसके पल्ले में बैठे हैं? कांग्रेस के पल्ले में बैठे हैं। तो ये सब विचारधारा वाली बातें जो है लोगों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ये पार्टी लोगों को सबको पता है पहले क्या था बहन जी, पहले लोग आवेश में आ जाते थे, किसी के बहकावे में आ जाते थे, अभी वो दौर खत्म हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है कि कोई आदमी कुछ भी बोले यार, या तो अभी मैं भी अगर अच्छी अच्छी बातें करूं, लेकिन अगर मुझे कोई जानता हो और मेरी कुछ बैक साइड जानता हो तो अभी का अभी वो लिखेंगे कमेंट्स में कि ये भाई जो कह रहे अच्छी अच्छी बातें वो अच्छे नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सब लोग हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि न आइडियोलॉजी की बात करनी चाहिए और ना ही कोई भ्रष्टाचार विहीन की, या भ्रष्टाचार नाबूद करेंगे या गरीबी को मिटा देंगे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। किसी भी पार्टी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, महाराष्ट्र तो जो इकोनॉमी का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत के अर्थतंत्र की वो राजधानी है, लेकिन किसी कोई पक्ष ने आज तक कहा है ये ब्लूप्रिंट कि हम बिना टैक्स बढ़ाए लोगों को इतनी सुखाकारी देंगे, ऐसा सुशासन लाएंगे, रेवड़ीबाजी नहीं, ऐसा कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि सबको पता है कि किसी के पास जादू टोना नहीं है, कैसे भी करके सत्ता को हासिल करो, फिर बाद में अगर आप ये जो कस्में वादे प्यार वफा जो है अगर नहीं भी पालो तो क्या करेंगे, और किसी को पता नहीं है। देखिए बिना दुल्हे की बारात निकल, इसलिए सभी ने निकाली है, सभी पार्टियों ने। छोटा सा आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब,
एकनाथ शिंदे का राजनीतिक भविष्य, क्या पछताने की बारी आ सकती है? नहीं, वो कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उनके वहां उनके साथ ऐसी बातें, एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ खाई है। यानी वो बीच में ऐसे है कि इसीलिए अब 2 दिन पहले उन्होंने बहुत बड़े टेली मीडिया को और प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। ये बहुत सबने बड़ा अपने आप बयान को है। रेस से बाहर कर लिया। फडणवीस पहले अपने आप को बाहर कर चुके हैं, अजित पवार तो कहीं दूर दूर तक रेस में शायद दिख ही नहीं रहे हैं, तो बनेगा कौन आखिरकार? वो जैसे हम कहते हैं नहीं गुजराती में कि जो हमें पता नहीं होता है वही हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए कुछ भी हो सकता है। ये दोनों को अगर अगर अपने खेमे में रखना हो तो भारतीय जनता पार्टी को कोई तीसरा ही नया कोई चेहरा अगर वहां है तो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ताकि न फडणवीस को आगे लाया जाए ऐसी बात रखे, या न भाई शिंदे को पीछे रख दिया ऐसी बात रखे। तो दोनों ने अभी से बोल दिया कि हम लोग रेस में नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, फिर फडणवीस तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड की गुड बुक में है, लेकिन शिंदे साहब का जो है उनको कुछ भी करके मैनेज करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। ये वो कभी न बगावत करेंगे, न अपनी कोई अलग थैला निकालेंगे। कैसे भी करके अगर उसको डेप्यूटी बनाते हैं तो भी खैर, और नहीं भी बनाते हैं तो भी खैर, लेकिन क्योंकि उनकी बगावत जो है शिवसेना के साथ खास तौर पे है, और शिवसेना के साथ बगावत करने के बाद अगर महाराष्ट्र में रह रहा है, इसका मतलब ये है पानी के बीच में रहना और मगर से बैर करना। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन भारत में ये कहावत अब बदल जाती है, दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड इन पॉलिटिक्स। राजनीति में अब जी सब कुछ जायज हो गया है। यहाँ मुद्दे और नागरिक तो कहीं पीछे ही छूट जाते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की विचारधारा और उनकी जो सियासत है वो हर चुनाव पर हावी हो जाती है। चलिए, महाराष्ट्र चुनाव पर नजर हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार। और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको जुड़े रहना है, क्योंकि देश के एक बड़े राज्य में क्या हलचल चल रही है वो वीएनएम के जरिए रोजाना आप तक पहुंच रही है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।